तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपने आज के प्रश्नों से। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों ये है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे। तो दोस्तों कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज दोस्तों हमारे कंप्यूटर के आविष्कारक थे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम था ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा एनियक। दोस्तों एनियक सबसे पहला बनाया जाने वाला कंप्यूटर था। तीसरा प्रश्न है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज दोस्तों सर्वप्रथम हुई थी ऑप्शन नंबर सी, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1946 में। दोस्तों सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष की गई थी, 1946 में की गई थी, यानी 1946 में। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब हुई। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति हुई थी दोस्तों ये हुई थी हमारी 1960 में। आप ध्यान रखेंगे 1960 के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में एक क्रांति आई थी, जिसके कारण कंप्यूटर का जो विस्तार है वो काफ़ी तेज़ी से हुआ था। इसीलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई थी, तो 1960 से। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न है हमारा कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, तो संगणक कहा जाता है। छठवा प्रश्न है हमारा कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमें दे रखे हैं 5 दिसंबर, 2 दिसंबर, 22 दिसंबर या 2 दिसंबर। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2 दिसंबर। प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है CPU का पूर्ण रूप क्या है। तो CPU का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नहीं, हम एक बार पढ़ लेते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा CPU का पूर्ण रूप हो जाएगा, जहां C से सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग और U फॉर यूनिट। तो ध्यान रखें दोस्तों, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। अगला जो प्रश्न है इनमें कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो दोस्तों सर्च इंजन इसमें हमारा नहीं है वॉलफेयर अल्फ़ा, चूँकि गूगल, याहू और बाइडू ये तीनों के तीनों हमारे सर्च इंजन कहलाते हैं, जबकि वॉलफॉर्म हमारा अल्फ़ा हमारा सर्च इंजन नहीं है, यह एक डोमेन है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 9वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी इनपुट इकाई है, यानी आपसे पूछ रहा है इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो माउस हमारा इनपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस होता है तथा स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी कि उपरोक्त सभी इनपुट डिवाइस हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां कि 1 किलोवाट KB कितने बाइट के बराबर होता है। दोस्तों ध्यान रखना है यहाँ पे बाइट पूछा जा रहा है कि 1 KB में कितने बाइट होते हैं। तो 1 KB में दोस्तों हमारे बाइट होते हैं 1024। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1024 बाइट। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। 11वां प्रश्न है हमारा कि 1 मेगाबाइट यानी MB में कितने बाइट होते हैं। तो 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं दोस्तों, तो 1 मेगाबाइट में दोस्तों होते हैं 1024 KB, यानी कि 1024 KB से मिलकर हमारा क्या बनता है, 1 MB बनता है। तो 1 MB बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, 1024 KB के बराबर। अगला प्रश्न है 1 गीगाबाइट यानी GB में कितने बाइट होते हैं। तो GB में 1 GB में दोस्तों कितने बाइट होते हैं, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1024 MB। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो चिप बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, तो वो बनाए जाते हैं सिलिकॉन के। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट के पते में जो HTTP लिखा होता है उसका विस्तृत रूप क्या है। तो आपने भी देखा होगा जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें सबसे पहले HTTP लिखा होता है, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्शन दे रखे हैं हमें हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आप इस प्रश्न को विशेष याद रखें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है आपको। तो H फॉर हाइपर,
T4 टेक्स्ट, दूसरे T4 क्या होगा, ट्रांसफ़र, एंड P4 प्रोटोकॉल। चलिए 15वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। तो बच्चों द्वारा कंप्यूटर के प्रोग्राम में जो भाषा यूज की जाती है वो कौन सी की जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन हमें दे रखे हैं बेसिक, जावा, लोगो या पायलट। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोगो। बच्चों के द्वारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है दोस्तों, लोगो भाषा का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। एक सुबह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रख लेना एक छोटा सा होता है वह क्या कहलाता है। यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि सुबह का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जिसको हम ले जा सकें, यानी ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए वो आसानी से, तो और जिसको हम गोद में रखकर चला सकें। तो ऐसा कंप्यूटर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो छोटे आकार का होता है उसको कहते हैं दोस्तों हम नोटबुक कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर। अगला प्रश्न है कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है। तो इसका हो जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोडांतरक मशीन के द्वारा वो हमें क्या देता है, रूपांतरण करता है प्रोग्राम को। तो 17वें प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोडांतरक मशीन से मशीन में इनपुट होता है। अगला प्रश्न है हमारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। तो मल्टी प्रोसेसिंग किसके द्वारा होती है दोस्तों, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा हम मल्टी प्रोसेसिंग को अंजाम दे सकते हैं। जब हमारे सिस्टम में एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं तो हम उसको मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। तो मल्टी प्रोसेसिंग में मेन हिस्सा क्या होता है, तो मल्टी प्रोसेसिंग के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि एक से अधिक प्रोसेसर उपलब्ध होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है हमारा 18वां तो हमने देख लिया। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है। तो ऑप्टिकल मेमोरी का मतलब होता है CD रोम। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों CD रोम। एक कैसी मेमोरी है हमारी, ऑप्टिकल मेमोरी है, विशेष याद रखें। CD का मतलब होता है दोस्तों कॉम्पैक्ट और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी जिस पर एक बार कोई चीज़ स्टोर कर दी तो हम उसको मिटा नहीं सकते। अगला जो प्रश्न है हमारा 20वां वो है CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरी कौन सी यूनिट होती है। तो CPU में कंट्रोल के अलावा मेमोरी और तीसरी जो यूनिट होती है दोस्तों ये होती है हमारी ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्थमेटिक और लॉजिक। तो CPU की तीसरी यूनिट किसे माना जाता है, तो अर्थमेटिक या लॉजिकल यूनिट को माना जाता है। पहली जो है वो है मेमोरी, पहली है कंट्रोल, दूसरी है मेमोरी और तीसरी मानी जाती है अर्थमेटिकल या लॉजिकल यूनिट। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। 21वां प्रश्न है हमारा कि CPU के LEU में क्या होता है। तो LEU जो होता है दोस्तों यह एक प्रकार का रजिस्टर होता है जिसमें गणितीय संक्रियाएं संपन्न होती हैं। यानी कंप्यूटर में जितनी भी गणितीय संबंधी संक्रियाएं हम करते हैं, यानी जितनी भी प्रोसेस गणित से संबंधित होती हैं वो सब की सब कहाँ संपन्न होती हैं, तो ALU में होती हैं दोस्तों। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप पटवारी एग्ज़ाम से पहले आपका एक सब्जेक्ट पूरी तरह से क्लियर हो सके। साथ ही साथ इसी चैनल पर आपको कंप्यूटर से संबंधित जो मैथमेटिक्स के प्रश्न आते हैं, मैथमेटिक्स भी पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा क्योंकि ये चैनल स्पेशली मैथ के लिए ही बनाया गया है। तो ऐसे बच्चे जिन्हें जो गणित में बहुत ही कमज़ोर हैं उनके लिए वो घबराए ना, उनके लिए बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ पढ़ाया जाएगा। तो जैसे ही मैथ की क्लास शुरू होगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। तब इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो गणना और तुलना के लिए किस भाग का प्रयोग करते हैं दोस्तों हम ALU का, यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और ALU क्या होता है, तो एक प्रकार का रजिस्टर होता है। 23वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न हमें दे रखा है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं कि एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोसेसर। अगला जो प्रश्न है वो है कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं।
तो प्रोसेसर के दोस्तों जो मुख्य 3 भाग होते हैं, प्रश्न नंबर 24 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, जैसे कि हमने पहले देखा था। अगला प्रश्न जो हमारा 25वां है कि CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो दोस्तों नियंत्रण की जब भी बात होगी यानी कंट्रोल की बात होगी तो हमारा आंसर क्या होगा, कंट्रोल यूनिट, यानी CPU और IO के बीच सिग्नलों को मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, तो कंट्रोल यूनिट। 26वां प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है। तो ऑप्शन हमें दे रखे हैं, डेटा डिलीट करता है, इनवाइस बनाता है, गणनाओं और प्रोसेसिंग करता है और इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU है उसका फंक्शन क्या है, तो वह गणना और प्रोसेसिंग करता है, यानी इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमें 27वें नंबर का दे रखा है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का एक बुनियादी कार्य नहीं है। तो कंप्यूटर का एक बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है दोस्तों, तो कंप्यूटर का एक बुनियादी कार्य नहीं होता टेक्स्ट को स्कैन करना, यानी डेटा को प्रोसेस कंप्यूटर करता है, इनपुट को स्वीकार भी करता है और डेटा को स्टोर भी करता है, लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना इसका एक बुनियादी कार्य नहीं है। एक काम कर तो लेता है लेकिन बुनियादी काम इसका ये नहीं है, क्योंकि स्कैन हम किसी चीज़ को तब कर सकते हैं जब हमारे पास स्कैनर हो या प्रिंटर हो, यानी हमें अलग से एक्स्ट्रा डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, जबकि डेटा को प्रोसेस करने के लिए, इनपुट को स्वीकार करने के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए हमें एक्स्ट्रा डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह कंप्यूटर में ऑलरेडी इनबिल्ट होती हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है दोस्तों, परिचालन संपन्न करता है। तो परिचालन किसको संपन्न करता है दोस्तों, तो ये करता है अर्थमेटिक को। परिचालन का मतलब कोई ALU की बात हो रही है, यानी गणितीय संक्रियाएं कहाँ होती हैं, तो अर्थमेटिक को सपोर्ट करता है हमारा। तो परिचालन संपन्न किसको करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अर्थमेटिक को। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। तो कंप्यूटर में जो अधिकांश प्रोसेसिंग होती है दोस्तों वो होती है आपकी CPU में। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा क्या होती है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग की जाती है। बाकी अलग अलग पार्ट अलग अलग प्रोसेसिंग करते हैं, लेकिन जो मेन पार्ट होता है वो होता है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा ये लास्ट प्रश्न होगा। तो कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इंप्यूटिंग और आउटपुटिंग। तो कंप्यूटर हमारा क्या नहीं कर सकता दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता, यानी कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी नहीं होती है। मनुष्य के द्वारा जो भी ऐसे कोड दिए जाते हैं उन्हीं कोडों को ये समझ पाता है और उन्हीं के अनुसार हमें आउटपुट देता है, यानी जैसा हम इनपुट देंगे उसी हिसाब से हमें आउटपुट दिखाएगा, बाकी अपने मन से कुछ भी नहीं करता। तो कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग, यानी किसी चीज़ को वो अपने आप से नहीं समझ सकता। तो दोस्तों कमेंट में बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और जल्द ही आपके लिए हमारे चैनल पर मैथ की क्लास शुरू की जाएगी जो कि 0 से हीरो तक होगी, और सारे कमज़ोर बच्चे जो गणित में कमज़ोर हैं उनके लिए भी ये क्लास होगी। साथ ही साथ हम पटवारी का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।